नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। सीएम धामी ने कहा कि आयोग की तरफ से जब भी चुनाव की तिथियां का ऐलान होगा, सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिसमें एक बार प्रशासकों का कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है। हमने पहले ही घोषणा की है कि हम स्टेप बाय स्टेप हमारे उत्पादों के नियमितीकरण के लिए आगे नीति लाएंगे, उस पर काम करेंगे। और कल हमने मंत्रिमंडल में सभी लोगों ने एकमत होकर इसको आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है और एक विशेषज्ञ समिति इस पर बनेगी और सभी पहलुओं का अध्ययन करके आगे जो है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सर, पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति आप लोग अपना रहे हैं? कार्यकाल भी समाप्त हो चुके हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की भी जो भी तिथि नियत करेगा उस तिथि पर हम लोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सहसपुर विधानखंड के गुनियाल गांव में शुरू किया गया यह विकसित संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक प्रदेश में चलेगा। इसमें किसानों को नई तकनीकी एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिसके तहत सरकार किसानों के साथ सीधे संवाद करेगी। इस कार्यक्रम में किसानों के मिले फीडबैक के आधार पर सरकार नवाचार का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगी। देश के अंदर इसकी शुरुआत प्रदेश के शिक्षित कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश में इसका शुभारंभ प्रदेश के शिक्षित मंत्री जी ने आज किया। इस विकसित शिक्षा अभियान का आशय विज्ञान को किसान से जोड़ना है। आज से लेकर 12 तारीख तक हमारे किसान के पास हमारे जो 6000 वैज्ञानिक हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के आरोप सच साबित हो रहे हैं कि सूचना आयोग की वेबसाइट पर राज्य के विभिन्न विभागों के 863 अधिकारियों के नाम ऐसी सूची में डाले गए हैं, जिन्होंने बीते वर्षों में ना तो सूचना आयोग की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन किया है और ना ही आदेशों की अवहेलना करने पर सजा का भुगतान किया है। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि राज्य में अराजकता बढ़ चुकी है। कांग्रेस नेत्री का कहना है कि अब तक कांग्रेस पार्टी के विधायक और नेता आरोप लगाते थे कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन अब यह साबित हो चुका है, क्योंकि सूचना आयोग की सूची में ऐसे अधिकारियों की संख्या बढ़ गई है जो आदेशों का पालन नहीं करते हैं। राज्य में अराजकता की पराकाष्ठा देखिए, जंगल राज की पराकाष्ठा देखिए कि जिन अधिकारियों के ऊपर दारोमदार होता है आदेशों के पालन का, 863 अधिकारी ऐसे हैं जिनके नाम अब चस्पा कर दिए गए हैं सूचना आयोग की वेबसाइट पर, जिन्होंने पिछले बीते वर्षों में सूचना आयोग के निर्देशों की अवमानना की है, अवहेलना की है। जो उन लोगों को जुर्माना या हर्जाना भरने की हिदायत दी गई थी वो उन्होंने नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अब आप देखिए कि सिस्टम कितना उलट पुलट हो गया है और किस तरह से किस दिशा में राज्य जा रहा है। यह समझा जा सकता है कि एक आयोग जो कि संवैधानिक संस्था है उसकी भी अब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। पहले हम सिर्फ मंत्रियों के और विधायकों के मुखारविंद से ये सुनते थे कि अधिकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं या फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब तो ये बहुत बड़ा मामला है कि 863 अधिकारी यदि सूचना आयोग की नहीं सुन रहे हैं तो ऐसे में मुखिया को प्रदेश के इसको पर्सनली देखना होगा कि ये किस ओर। लालकुआं भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी सफलता हासिल की। सेना के सम्मान में जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जय हिंद रैली निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत कुमाऊं की आर्थिक राजधानी हल्द्वानी से होगी। इस रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पदाधिकारी बैठकों के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं। साथ ही रैली में अधिक से अधिक लोग पहुंचे, उसको लेकर भी तैयारी की जा रही है, जिसमें कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के सभी बड़े नेतागण मौजूद होंगे। रैली को सफल बनाने के लिए बूथ से लेकर ब्लॉक कांग्रेस, नगर कांग्रेस के साथ साथ जिले इकाई द्वारा बैठकें की जा रही हैं। मिशन सिंदूर का भी इस तरीके से जनता के सामने में रख रही है जैसे कि यही लोग वहाँ लड़ाई करने के, लेकिन हम तो सेना का सम्मान करेंगे, अपनी वीर सैनिकों का सम्मान करेंगे जिनने
पाकिस्तान का मुंह तोड़ और वहाँ के जो आतंकी के ठिकानों को नस्ता नाबूद किया। तो इसलिए हम पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश की जनता के सम्मान के लिए, अपने सैनिक के सम्मान के लिए पूरा जनता उनको सलाम करती, सलूट करती है। देखिए उसमें हमारी लगातार बूथ कमेटी से लेकर के और हमारी जो ब्लॉक कमेटी है, जो हमारे शीर्ष नेता हैं, उनके आदेश अनुसार जो उन्होंने हल्द्वानी में जो रैली है, उसकी सम्मान रैली जो है, उसमें पूरी तैयारी चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को मानते हैं और समझते हैं कि भारतीय सेना का सम्मान करना हमारे पूरे जनमानस के लिए, पूरे हिंदुस्तान के नागरिक के लिए। भाजपा ने देश के सभी जिलों में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया है। जयंती को लेकर राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड में भी भाजपा अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जाएगी और 31 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम के माध्यम से रानी अहिल्याबाई के माध्यम से लोगों को अवगत किया जाएगा। रानी अहिल्याबाई ने महिलाओं की सेना लेकर युद्ध किया और महिलाएं उन्हें अपना आदर्श मानती हैं। देखिए रानी जो हमारी अहिल्याबाई होलकर जी हैं, उनको 300वीं जो है जन्म जयंती वर्ष हम मना रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में ही उनकी ये जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। उनके कृतित्व को लेकर शासन प्रशासन जिनके उनके द्वारा जो चलाया गया, उस कालखंड में भी वो महिलाओं की जो इतनी बड़ी सेना लेकर उन्होंने अनेकों युद्ध किए और एक प्रशासनिक क्षमता जो उन्होंने उस कालखंड में दिखाई, आज की जो महिलाएं हैं उनको अपना आदर्श मानती हैं। और क्योंकि राजनीति क्षेत्र में बहुत अहम जिम्मेदारी महिलाओं की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित करके उन्होंने महिला शक्ति को प्रधानता दी है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है उनकी जन्म जयंती वर्ष पर 31 मई को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आवास सदन में जो है ये कार्यक्रम भव्य दिव्य आयोजन किया जा रहा है। और उसमें जो है पूरी जो हमारी बहुत सारी जो उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो उसमें आएंगी और जो रानी अहिल्याबाई होलकर जी का जो एक साहित्य है, जो उनके जीवन दर्शन है, उसको लेकर आत्मसात करते हुए उस दर्शन का प्रचार प्रसार भी करेंगी। और पूरे जो हमारे उत्तराखंड की जो दूरस्थ क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनके आदर्शों से, उनकी प्रेरणा को लेकर संभवतः ये हमारे जो ये अनेकों जो और कार्यक्रम। मुख्यालय पौड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मराठा साम्राज्य की महान शासिका अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। जिला पंचायत सभागार आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत ने की। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में सहायक आचार्य साहित्य अकादमी से पुरस्कृत लेखिका डॉक्टर कविता भट्ट की मौजूदगी। साथ ही वक्ताओं ने अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस उपलक्ष्य में युवा मोर्चा द्वारा कंडोलिया मैदान में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में 2 वर्गों में आयोजित की गई। 8 से 10 तथा 11 से 14 2 आयु वर्गों में आयोजित दौड़ के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आज हमारे द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जो कि पूरे ही उत्तराखंड नहीं पूरे भारत में ही भारतीय जनता युवा मोर्चा इस मैराथन दौड़ को करवा रहा है। जिसका ये है कि अभी हमारी जो पुण्य श्लोक श्री अहिल्याबाई जी हैं, उनकी 300वीं जयंती चल रही है, तो उसके निमित्त युवाओं के बीच एक मैसेज देने के लिए, ताकि लोग उनको जाने भी और स्वस्थ भी रहें, और जो कि खेल के माध्यम से भी इस बात का प्रचार प्रसार करने हेतु वह मैराथन हमारे बीच युवाओं के लिए कराई गई। देखिए, हम अपनी महान विभूतियों को हमेशा स्मरण करते रहें, याद करते रहें, और उनकी याद में माँ अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई, और उनकी याद में जो जन्म जयंती 300वीं जन्म जयंती उनकी चल रही है। तो आज यहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जो यहाँ के नौजवान साथी हैं, चाहे उसमें लड़के थे लड़कियाँ थे, छात्र छात्राओं के द्वारा यहाँ पे प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की गई भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा, और उसमें 100 मीटर की 200 मीटर की दौड़ यहाँ पर आयोजित की गई, जो कि कंडोलिया मैदान में आयोजित की गई। उसमें बच्चों ने बहुत प्रतिभाग भी किया, बढ़ चढ़ के प्रतिभाग इन प्रतियोगिता में उन्होंने किया। और माँ अहिल्याबाई को आज उन तमाम सारे नौजवानों ने भी याद किया कि उनका एक विशेष योगदान समाज के लिए रहा है। विकासनगर के लाइन जीवनगढ़ स्थित
सोपियन स्कूल में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें राज्य मंत्री रमेश गढ़िया और विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाकर और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राज्य मंत्री रमेश गढ़िया ने कहा कि जल्द ही संसद में वन नेशन वन इलेक्शन पास होगा और वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा। साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के बारे में अच्छे अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। आज यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, बहुत सीनियर विधायक माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी के सानिध्य में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव। और ये एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्तावित विधेयक अभी संसद में चर्चा के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, विचारार्थ है। और इस पर देश भर में एक अच्छा विधेयक नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के सामने लाई है। वर्तमान चुनाव प्रणाली में हम किस प्रकार से एक अच्छा सुधार करते हुए जो हम पारदर्शी चुनाव की बात करते हैं, निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, तो वो कैसे हमारे देश में हम अच्छा कर सकते हैं चुनाव में सुधार के माध्यम से, उस पर एक संगोष्ठी आज यहाँ रखी हुई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये विधेयक बनेगा, कानून बनेगा, देश के सामने आएगा। इसके बहुत सारे लाभ देश की जनता को, विशेष रूप से देश के मतदाताओं को इस चुनाव प्रणाली में सुधार के लाभ मिलेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब केंद्र सरकार के द्वारा सभी प्रदेशों के वक्फ कर्मचारियों को नए बिल के बारे में दिल्ली में ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि नए वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब कर्मचारियों को दिल्ली में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कर्मचारियों को वक्फ से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी और इसमें यह भी बताया जाएगा। नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम उम्मीद कहते हैं, उसके आने के बाद लगातार उसके जजमेंट का इंतजार हो रहा है और इस बीच सरकार अपने कामों को बड़ी ईमानदारी से अंजाम दे रही है। वक्फ कर्मचारियों को, वक्फ अधिकारियों को लगातार दिल्ली बुलाया जा रहा है और उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है कि वक्फ जो नया वक्फ एक्ट आएगा उसके हिसाब से कैसे काम किया जाएगा, कैसे पारदर्शिता आएगी। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उनकी समझ में काम करने का नया तरीका आ जाता है, इस तरह से सरकार हमारी चाहती है कि इस तरह से आगे काम करना है। तो तमाम जो सर्वे हैं, सरकार अब सर्वे करा रही हैं और ज़मीनी स्तर पर तमाम अधिकारियों को ये कहा जा चुका है कि सारे जो एग्जैक्ट पोजीशन है लैंड्स के ऊपर, उसके बारे में इत्तला करें, तो एक दूसरे को इससे क्रॉस भी हो सकेंगे कि जो वक्फ बोर्ड कह रहा है, जो सरकार कह रही है, उसमें कहीं कुछ भिन्नताएं तो नहीं है, दोनों में समानताएं हैं कि नहीं है। और फिर उसके बाद CWC ऊपर है तो उससे भी क्रॉस चेक कर लिया जाएगा। तो बहुत ईमानदारी के साथ ये सर्वे किया जाएगा। सर्वे का काम पूरा होते ही जो वक्फ की संपत्तियां हैं, उनके ऊपर जो अवैध इंक्रोचमेंट्स हैं, जो उनके ऊपर अवैध कब्जे हैं या जो जिस तरह से उन संपत्तियों की लूट हुई है, उन सब के ऊपर कार्रवाई धामी सरकार की प्रारंभ हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा चेंज और एक बहुत बड़ा बदलाव, जो हम लगातार कह रहे हैं कि ये वक्फ गरीबों के लिए है। जॉनसर बाबर के सरकारी सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं के द्वारा जहां भाड़े को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं उन्होंने बायोमेट्रिक मशीन पर भी विरोध जताया है। उनका कहना है कि जहां खाद्य विभाग की ओर से राशन विक्रेताओं को बायोमेट्रिक मशीन दी जा रही है, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। हमारे जॉनसर बाबर में इंटरनेट की व्यवस्था हर समय सुचारू रूप से नहीं चलती और बिजली की भी कोई गारंटी नहीं है कि कब आए जाए और कब ना आए। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग 10-10 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं और राशन उपभोक्ताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, ये मशीन को लेकर के हमारी कोई समस्या नहीं है दुकानदार की। दुकानदार ने तो राशन देना है, चाहे उसको किसी में तुलवाए। समस्या है कार्ड धारक की, और समस्या कार्ड धारक की यह है कि एक परिवार जो गांव में रहता है, गांव में आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी पहाड़ के ही है, एक छानी जो है 4 किलोमीटर दूर पे है, वहाँ भैंस रहती है। दूसरी छानी जो है कहीं और 6 किलोमीटर दूर पे वहाँ बकरी रहती है, जहाँ पर कि हमारे परमानेंट डेरे रहते हैं। और गांव के नाते सबका एड्रेस गांव का ही है, कार्ड गांव के ही, और कार्ड भी अलग अलग बने हुए हैं। तो वो लोग जो है राशन लेने कहाँ से आ जाएंगे? आएंगे भी तो उनको तो 2-3 दिन का वैसे ही जो नुकसान। और दूसरी बात यह है कि किसी की बकरी छोड़ के कोई एक रात के लिए घर आ गया,
पता चला वहां भगे रहा, वो रात को जो है उसी वही पड़ गया बाड़े में, वो नुकसान करके चला गया। तो ये ई पोस्ट मशीन का जो विरोध है, पहला विरोध तो यही है कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वही इसको ले जाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और दुकानदार तो आज तक तो ये कि एक आदमी आता है, भाई मेरे इतने परिवार के इतने कार्ड है, इतने यूनिट है, फटाफट हम तोल के दे देते हैं। और बहुत से लोग तो फोन पे कह देते हैं कि यार मेरा राशन उस पर भिजा दे, क्योंकि पैसे तो पेमेंट तो देना नहीं होता है। और इस समय कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब कोई बच्चों को लेके गए हुए, कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए गए, शहरों में भी गए हुए, जिनका कि राशन गाँव से ही जाता है। ऐसा नहीं कि कोई दुकानदार को मिल रहा है। हमारे पहाड़ों में दुकानदार तो एक दाना नहीं रख सकता है, और राशन जो भी है वो तोल करके उसके परिवार वाले ही वहाँ भिजवा देते हैं। जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि मशीन आने से बहुत दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है। जी, तो आपका कहना ये कहना है कि लोग जो है कार्ड धारक ही अवेलेबल नहीं हो पाएगा। हाँ, हम इस शर्त पे, अगर आप हम पे थोप रहे हैं तो इस शर्त पे हम उठाने को तैयार है कि अगर मेरा 40 क्विंटल का अलॉटमेंट है, मुझे 40 क्विंटल का लाभांश। मसूरी में देर रात देहरादून रोड पर ग्लोगी पावर हाउस के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक गाड़ी की गहरी खाई में गिरने से आश्रम रोड देहरादून निवासी 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति के घायल होने की दुखद घटना सामने आई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक देर रात्रि में पुलिस को व्हाट्सएप कॉल द्वारा एक व्यक्ति ने सूचना दी कि झड़ी पानी के पास देहरादून की ओर जाते हुए हमारी गाड़ी गिर गई है और मैं अभी भी ऊपर पहुंचा हूं, मुझे हेल्प चाहिए। इस पर तुरंत मसूरी पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए सीनियर सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पुलिस, फायर एंड एसटीएफ मौके पर पहुंची और मौके पर मिले एक घायल व्यक्ति अंशुमन ने पुलिस को बताया कि हम लोग देहरादून से मसूरी घूमने आए थे और वापस जाते हुए गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू टीम द्वारा नीचे खाई में उतर कर देखा गया कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में एक व्यक्ति की बॉडी फंसी है और एक व्यक्ति की बॉडी गाड़ी के बाहर है, जिनको तुरंत खाई से बाहर निकालकर ऊपर सड़क तक पहुंचाया गया। इस बीच मौके पर पहुंचे परिजनों की उपस्थिति में मृतकों को अग्रिम कार्रवाई हेतु कोरोनेशन अस्पताल की मॉर्चरी भिजवाया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर हल्द्वानी में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का नेतृत्व सीओ सिटी नितिन लोहानी कर रहे हैं। इस दौरान बनभुलपुरा में कई ऐसे लोग संदिग्ध पाए गए जो बिना वैध दस्तावेजों के वर्षों से क्षेत्र में रह रहे थे और अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन लेकर जीवन यापन कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर इन संदिग्धों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। सत्यापन के दौरान राशन कार्डों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के डाटाबेस में मिलान किया गया। वहीं आधार ऐप के माध्यम से आधार कार्ड की भी पुष्टि की गई। सीओ सिटी नितिन लोहानी ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि क्षेत्र में रह रहे संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। बृहद स्तर पे सत्यापन की बार बार कार्रवाई करी जा रही है। आज बनभुलपुरा क्षेत्र में और राजपुरा में जो पड़ाव क्षेत्र है, यहाँ पे सत्यापन की लड़ाई चलाई गई है। अलग अलग लेवल पे चेक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राशन कार्ड की डिटेल्स के थ्रू चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ माय आधार ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे वेरिफिकेशन किया जा रहा है। साथ साथ में जिनके सत्यापन नहीं है उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी संबंध में आज बनभुलपुरा में कुछ ऐसे बिजली के कनेक्शंस पाए गए हैं जिसमें कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन बिजली का उपभोग करते हुए लोग पाए गए हैं। तो इसमें मौके पर एसडीओ और बिजली विभाग के अन्य अधिकारी को बुलाया गया है और थोड़ा डिटेलिंग के बाद उत्तरकाशी जनपद के सिंगुनी धनारी ग्राम निवासी बृजमोहन राणा ने स्वरोजगार के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। दिल्ली के 5 सितारा होटल में प्रबंधक के पद पर कार्य कर चुके राणा ने बाहरी नौकरी छोड़कर अपने ही गांव में कृतिका एंटरप्राइजेस नाम से लघु उद्योग स्थापित किया है। राणा ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 18 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाया। इस योजना के अंतर्गत उन्हें 35% तक की सब्सिडी भी प्राप्त हुई। अपने इस उद्यम के माध्यम से वे न केवल आत्मनिर्भर बने हैं बल्कि गांव के 4-5 युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रयास से गांव में सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिली है। उनके इस कदम से क्षेत्र के अन्य युवा भी स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सहायता मिली प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की तरफ। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद और मिस्टर मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम बेरोजगार युवाओं के लिए ये रोजगार का वो दिया, अवसर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये फैक्ट्री स्थापित करी, ये प्लांट लगाया, अपने लोगों को जोड़ा, प्लांट को बचाया और अपने साथ कई लोगों को जोड़ा इस कार्य से जुड़े हुए, और काफ़ी फ़ायदा है इस चीज़ से। और मैं माननीय प्रधानमंत्री और अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने मेरे को जो भी मिला वहाँ से बैंक के थ्रू मेरे को मिला, विकास इस कार्य के लिए मेरे को योगदान दिया गया, प्लस मेरे को 35% सब्सिडी दी गई PMEGP के थ्रू, और जिसका मैंने लाभ उठाया। बहुत सुविधा हो रखी है
शादी हो, कोई भी कार्य हो, उसमें एट अ टाइम रात बोलो दिन बोलो सुविधा हम दे रहे हैं यहाँ से। ये पुड़के हो, पत्तल हो, डिस्पोजल हो, गिलास हो, नैपकिन हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनती है इस उद्योग में। और पूरे धनारी क्षेत्र में हमारा यहाँ से सामान जाता है और मार्केट में भी जाता है। तो यहाँ पे सभी क्षेत्रवासियों को इस उद्योग लगने से बहुत बेनिफिट हुआ है। एक तो रेट में बिचौलिए से बचा है कि जो रेट नीचे से माल आता है उस पर टैक्स ये बहुत मतलब महंगा जाता था। यहाँ पे लघु उद्योग लगने से काफ़ी फायदा हुआ है, लोगों को सही रेट पे माल मिल रहा है। महासमुंद से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बेलसौंडा की जागरूक महिला कलेक्ट्रेट पहुंची और अपने गांव को नशे की चपेट से बाहर निकालने के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई। महिला ने बताया कि गांव के स्टेशन पारा में लगातार बढ़ रही नशे की लत विशेषकर युवाओं में सामाजिक विघटन का कारण बन रही है। कलेक्टर से आग्रह किया कि प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे और गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाए। महिलाओं के द्वारा थाने में भी शिकायत की पर किसी भी प्रकार की आज तक कार्रवाई नहीं होने पर आज कलेक्टर से मुलाकात कर अपने गांव की समस्या से अवगत करवाया। कलेक्टर ने महिला की बात को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। स्टेशन बेलसौंडा स्टेशन पारा वहाँ माने कि नशा में बेचते दारू गांजा गोली के शिकार सब धन होवत हुए और पूरा माने कि महिला और आदमी सब बच्चा एमन सब जन माने कि दारू गांजा और गोली के शिकार हो गए। तो एकर से फिर हमन हर कलेक्टर जगह माने कि ये हम धर के आ हमन और ओकर आवेदन भरत हवन कि हमर मन के मोहल्ला सुधर जाए और हमर पारा डेरा के लड़का सुधर जाए और आदमी भी मन कमाए हुआ में लग जाए। पारा में माने कि सुधरबेच नहीं करत है। 2-3 बार हो गए कलेक्टर यहाँ आवत मगर कुछ कार्यवाही नहीं हुआ। कल जनदर्शन में कुछ महिलाएं हमारे पास आई थी ग्राम पंचायत बेलसौंडा से, जिनका मुख्य मुद्दा ये था कि वहाँ पे जो भी अवैध जो शराब वहाँ पे बनती है उसकी बिक्री होती है, प्लस बाकी जो ड्रग्स की शिकायत थी वहाँ पे जैसे गांजे की बिक्री होती है, इसकी शिकायत लेके आई थी। तो हमने तत्काल ही अपने जो SDM हैं प्लस वहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी थे प्लस हमारे जो आबकारी अधिकारी होते हैं उनको हमने निर्देशित किया है कि तत्काल वहाँ पर जाके चेक करें और जो भी इस इलीगल गतिविधि में जो भी सम्मिलित हैं उनके खिलाफ जो ठोस से ठोस कानूनी कार्रवाई करने के हमने निर्देश दिए। हर वर्ष बरसात शुरू होते ही राजधानी देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती नजर आती है। बरसात में शहर के कई इलाकों पानी में डूब जाते हैं। वहीं आश्वासन जरूर मिलता है कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर ऐसा नजर नहीं आता। ऐसे में इस बार एक हफ्ते पहले मानसून आने की संभावना है, जिसको देखते हुए नगर निगम भी अपने स्तर से कार्य कर रहा है। इसको लेकर देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए सिंचाई विभाग ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। तब जाकर ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो पाएगा। देखिए, वैसे तो पूरे देहरादून का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने का सिंचाई विभाग ने एक अपना पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसका कि जो लगभग 4000 करोड़ रुपया इसमें लगने वाला है। मतलब वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उससे जाके तब जाके देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ठीक हो पाएगा। पर नगर निगम जो है सीमित संसाधनों के साथ हम छोटी अपनी जो नालियाँ हैं वो हम साफ़ कर रहे हैं, उनको गहरी भी कर रहे हैं, नदियाँ साफ़ कर रहे हैं। नदियों में जो गाद है, कीचड़ है, उसको हम लगातार साफ़ करवा रहे हैं और नालियाँ गहरी बनवा रहे हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे नई नालियों का निर्माण करके थोड़ा सा हम जो है ड्रेनेज सिस्टम में सुधार ला सकते हैं। उन चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि अभी प्रिंस चौक पर मैंने कहा है कि अगर उसमें कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा निगम को भी देना पड़ता है तो निगम देने को तैयार है। उसमें से अंडरग्राउंड नाली बना के और उसको आगे खाले में ताकि जोड़ के, ताकि जो वहाँ पे जल भराव होता है वो उसके समस्या का समाधान हो सके। अपने जो हमारे निर्माण खंड है, यमुनोत्री धाम में दिन ब दिन यात्रियों के बढ़ने से जहां होटल व्यवसाय, घोड़े खच्चर व छोटा व्यापारियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग यात्रियों की प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं लोगों ने जिला प्रशासन पर सफाई न करने का आरोप भी लगाया है। स्थानीय लोगों को कहना है कि जो भी यात्री मां यमुना के दर्शन करने पहुंचते हैं और स्नान करने के बाद अपने कपड़े वहां यमुना में छोड़ देते हैं, जैसे कि मां यमुना की धारा
गंदी हो रही है, जिससे कि प्रशासन की तरफ से यहां पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। उत्तराखंड की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए नमस्कार।